Hello students, मैं हूँ सी ए श्रुति गोयल and we are going to discuss about accounts for CA Foundation today. But accounts के chapter start करने से पहले accounts terms के बारे में या subject के बारे में जो key terms हैं वो जान लेना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है. So before starting chapters, let's discuss about some key terms of accounts. सबसे पहले हम जानेंगे accounts क्या होता है. अगर हम जनरल सेंस में बोले तो अकाउंट इज़ अबाउट डिस्कसिंग ट्रांजैक्शंस की जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी आप कुछ काम कर रहे हैं उसका हिसाब किताब रखना. अगर बिजनेस टर्म्स में बात करें तो जो कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको प्रॉपरली रिकॉर्डिंग रखना ही अकाउंट्स है. अब सवाल ये उठता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है. तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, टू और मोर पर्सन्स, आपस में कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, लाइक सेलर एंड बायर, अगर कोई असेट बेच रहा है एक बंदा, दूसरा खरीद रहा है, मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी, मे बी इन टर्म्स ऑफ अदर असेट, तो वो होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. यानी एक्सचेंज ऑफ असेट्स इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ अदर कंसिडरेशन इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. जनरली इन टुडेज वर्ल्ड मनी इन्वॉल्व होती है. सो ये समझिए कि ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग मनी आर कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. अब अकाउंट्स को करने के लिए, अकाउंट्स रखने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू अ बिजनेस. The accounting process includes summarizing, analyzing and reporting these transactions to the oversight agencies. यानी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना एंड देन रिपोर्टिंग टू द एजेंसीज टू whom इंफॉर्मेशन इज यूजफुल. ये तो हो गई अकाउंट की सिंपल डेफिनेशन. उसके अलावा जो ICAI है इंडिया में, उसी की तरह अमेरिकन ICAI का नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स. उनका एक बोर्ड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड. उन्होंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन इस तरीके से दी है. द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली ऑफ फाइनेंशियल नेचर about economic entities that is needed to be useful in making economic decision. Thus, accounting may be defined as process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting financial transaction and communicating the results thereof to the person interested in such information. अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो हो गए, लेकिन ट्रांजैक्शन के भी अलग अलग नेचर होते हैं, लाइक कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, इनकम, एक्सपेंस एंड रेसिप्ट्स, पेमेंट्स. तो उनके बारे में भी जानते हैं. सबसे पहले है कैपिटल पेमेंट. जब कोई हमने पेमेंट किया है जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, मतलब बार बार नहीं होता है, थोड़ा ह्यूज अमाउंट है और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिससे फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे मान के चलिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई मशीन चाहिए, लाखों करोड़ों की मशीनें आती हैं, उनमें इन्वेस्ट किया तो ऑल्दो वो एक बार आपका खर्च हुआ, लेकिन उससे जब सामान बनाएंगे और बेचेंगे तो फ्यूचर में आपको बेनिफिट होता है. तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. दिस पेमेंट्स आर शोन एज नॉन करंट असेट इन द बैलेंस शीट. उसके लिए आपको आगे ये भी जानना होगा बैलेंस शीट क्या होती है, असेट क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, और बिल्कुल जानेंगे. नॉन करंट असेट्स यानी जो करंटली मूव नहीं हो रही. अब एक बार मशीन खरीद लिया तो 10-15 साल तक फुर्सत, तो वो नॉन करंट असेट होते हैं. फिक्स्ड असेट जो विद इन 1 ईयर बिजनेस से मूव नहीं होने वाले. नेक्स्ट है कैपिटल रेसिप्ट्स. अब वो मशीन खरीदने के लिए मान के चलिए आपने बैंक से लोन लिया, तो वो भी ह्यूज अमाउंट है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है, लेकिन वो इनकमिंग है, तो वो हो गई कैपिटल रेसिप्ट. अब मशीन आई, ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको बेच दिया, तो दैट इज ऑल्सो कैपिटल रेसिप्ट. तो जब आप बैंक से लोन लेते तो वो हो गई आपकी लायबिलिटी, क्योंकि बैंक को वापस करना है. तो कैपिटल रेसिप्ट शोन एज लायबिलिटी और रिड्यूस द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये हो गया कैपिटल पेमेंट एंड कैपिटल रेसिप्ट्स. अब कैपिटल पेमेंट और कैपिटल रेसिप्ट्स हमेशा बैलेंस शीट में शो हो करते हैं. बैलेंस शीट की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी बिजनेस का जो बताता है फर्म की क्या पोजीशन है,
यानी उसके पास कितनी असेट्स हैं जी, एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट, और उस फर्म के पास कितनी लायबिलिटीज यानी कितना पैसा लोगों से उधारी लिया है या लोगों को उनको रीपेमेंट करना है, दैट इज कैपिटल रेसिप्ट्स जनरली। देन आप बारी आती है रेवेन्यू आइटम्स की। रेवेन्यू में भी पेमेंट्स होते हैं। अब बिजनेस के लिए वन टाइम मशीन तो ले ली, लेकिन गुड्स खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने हैं, लेबर चार्जेस देने हैं, तो वो क्या हुए, वो हो गए आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ते हैं, रिकरिंग इन नेचर, हर साल हर महीने थोड़े थोड़े दिनों में वो खर्च होते रहते हैं। शोन एज एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट क्योंकि इसमें एक साइड हम इनकम लिखते हैं और दूसरे साइड लिखते हैं एक्सपेंस, और जो भी बैलेंस बचता है वो होता है हमारा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो देन नेक्स्ट रेवेन्यू रेसिप्ट्स। रेवेन्यू रेसिप्ट्स, अब जो सामान मशीन से बन के निकला है उसको सेल आउट भी करेंगे, उससे कुछ पैसे आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रेसिप्ट्स shown as income in the income statement. अब कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर तो जान गए। नेक्स्ट इज असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। तो असेट एक एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, बार बार नहीं करते और जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा। ये टेंजिबल भी होती हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे मशीन, व्हीकल, फर्नीचर। इनटेंजिबल भी होती है जैसे बिजनेस का ब्रांड नेम, बिजनेस का अच्छा नाम जिसको गुडविल बोलते हैं, जिसके कारण लोग सिर्फ कंपनी का नाम सुन के उनके गुड्स प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये हुआ ना एक असेट कि हाँ सिर्फ नाम से ही हमको इतना बेनिफिट हो रहा है, तो दैट इज इनटेंजिबल असेट। और हमेशा वो बैलेंस शीट में हम लास्ट में शो करते हैं। लायबिलिटी वो अमाउंट होता है जो हम दूसरों को ओ कर रहे हैं, कभी ना कभी रीपेमेंट करने वाला है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। देन इनकम, जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में हम अर्न करते हैं, हमारी रेसिप्ट्स होती हैं जो कि हमारी, हम किसी को ओ नहीं कर रहे हैं, किसी को रीपेमेंट नहीं करना है वो। और जो इनकम को अर्न करने में जो कॉस्ट इनकर होती है, जो रिकरिंग इन नेचर कॉस्ट होती है, डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, वो होते हैं एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू आइटम्स, रेवेन्यू पेमेंट्स जिनको हम कहते हैं। देन नेक्स्ट, अब देखिए हमने अकाउंट जान लिया, एसेट लायबिलिटीज जान लिया, और अकाउंट्स में हमने देखा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज एंड रिपोर्टिंग करनी। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए कोई तो सिस्टम, कोई तो प्रोसेस होनी चाहिए ना। तो इसके लिए डबल एंट्री सिस्टम आया। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज सेज दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू अकाउंट्स। टू इफेक्ट होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के। मान के चलो हमने गुड्स ही सेल किया, तो एक इफेक्ट क्या हुआ, सेल करने पे गुड्स आउट एंड कैश इन। तो कौन कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट हुए, गुड्स एंड कैश का। तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम की हर एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं और उन दोनों अकाउंट्स को हमको लेके चलना है डबल एंट्री सिस्टम में। देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द सिस्टम कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रोसेस। उसके लिए सबसे पहले जनरल बनती है, फिर लेजर, देन ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स। जनरल का काम होता है रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को। ये एक सब्सिडरी बुक्स होते हैं क्योंकि इनिशियली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, केवल जो जो ट्रांजैक्शन वाला लाइन से रिकॉर्ड करते जाओ। देन लेजर उन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं। पर्टिकुलर एक तरीके के ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में, दूसरे तरीके की जैसे कैश से रिलेटेड है तो वो पूरे एक अकाउंट में, सेल से रिलेटेड एक अकाउंट में, परचेज से रिलेटेड एक अकाउंट में, इस तरीके से क्लासीफाई कर देते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस क्या करता है, अलग अलग अकाउंट्स को समराइज करता है। देन बारी आती है फाइनल अकाउंट्स की, वो काम आते हैं रिपोर्टिंग के। रिपोर्टिंग कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। देन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, यानी क्या एसेट है, क्या लायबिलिटीज है, बिजनेस की क्या पोजीशन है, कितने पानी में, ये शो कर देती है हमारी बैलेंस शीट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्या होता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट, देखिए जब हम कोई इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको कितना अमाउंट रिकॉर्ड करना है। कई बार ऐसा होता है कि मान के चलिए रेंट इनकम तो हो गया, हम बिल्डिंग में रह रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट नहीं किया, अगले साल करेंगे। या फिर कई बार होता है एडवांस में पूरे मंथ का दे दिए, पूरे ईयर का दे दिए, नेक्स्ट 2 years का दे दिए।
लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग करें तो कितना रिकॉर्ड करेंगे? तो जिस पीरियड के लिए अकाउंटिंग करें, मान के चलिए 1 मंथ के लिए अकाउंटिंग करें, तो उस पर्टिकुलर पीरियड के रेंट को ही हम एक्सपेंस में शो करेंगे। बाकी रेंट या तो हमारा प्रीपेड हो जाएगा या अनपेड हो जाएगा, यानी असेट या लायबिलिटी। लेकिन जो इनकर किए हैं उसी को हम इनकम या एक्सपेंस मान के ही प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। उसी तरीके से मान के चलिए हमने सेल कर दी, लेकिन वो उधारी में की है, उसका पैसा भी नहीं मिला, या फिर कोई एडवांस में पैसे दे के चलिए गुड्स नहीं गया, तो नहीं, जो एडवांस में दे दिया उसको सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और सेल कर दिया पर पैसे नहीं मिले तो भी हम उसको सेल मानेंगे। तो ये होता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट कि कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे ही ट्रांजैक्शन हो गया ना, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन क्राइटेरिया में फॉल कर गया, हमको अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेना है, इस इररेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि हमें कैश मिली है या नहीं मिली है। ये कहता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। और ये जरूरी, ये क्या बात हुई, कैश नहीं मिली फिर भी ट्रांजेक्शन? यस, क्योंकि बिजनेस भरोसे पे चलता है हमेशा। बिजनेस में बहुत कुछ ऐसा होता है कि कैश सब कुछ नहीं होता है, और ट्रांजैक्शन हमेशा जिस पीरियड के उस पीरियड में ही रिकॉर्ड करना है, इररेस्पेक्टिव कि कैश मिली या नहीं, क्योंकि वो तो आज या कल मिल ही जाएगी। लेकिन इनकम या एक्सपेंस जिस पीरियड में इनकर हुआ है, जिस पीरियड को बिलोंग करता है, उसी पीरियड में उसको रिकॉर्ड करेंगे एज ए इनकम या एक्सपेंस। ये इतनी सी बात कहते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट। Financial statements are prepared under accrual concept of accounting, which requires that income and expense must be recognized in accounting period to which they relate, as and when they accrue, rather than on cash basis. Under the accrual basis of accounting, income must be recorded in the accounting period of which it is related. Therefore, accrued income must be recorded in the accounting period in which arises, rather than subsequent period in which it will be received. Expense, on the other hand, must be recorded in the accounting period in which they are incurred. Expense must be recognized in the accounting period in which it incurs, rather than following the period in which it will be paid. Accrual basis of accounting ensure that expense are matched with the revenue earned in an accounting period. यानी जिस साल की, जिस पीरियड की इनकम है उसी पीरियड का एक्सपेंस। मान के चलिए हमने एक दुकान है जिसमें सेलिंग की पूरी मई के मंथ में, लेकिन उसका रेंट पे किया मई के मंथ का रेंट जुलाई में, लेकिन जब इनकम मई की दिखा रही तो मई का रेंट भी मई में ही दिखाएंगे। दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, और अक्रूवल में ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहते हैं, और मैचिंग प्रिंसिपल भी ये कहते हैं, इसलिए दोनों को सिमिलर बताते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या फंडामेंटल अजम्पशन होते हैं अकाउंटिंग में? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि नियर फ्यूचर में बिजनेस हमेशा चलते रहेगा, तब तो हम लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये माना है कि अगले साल का एक्सपेंस अगले साल रिकॉर्ड करेंगे, भले इस साल पेमेंट हो गया है, या कुछ पेमेंट है जो नेक्स्ट ईयर करने इस साल इनकर हो गए तो भी उनको इसी साल मानेंगे, कैश बेसिस नहीं फॉलो करते। तो ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन मानते तभी पॉसिबल है। नेक्स्ट, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते, कोई असेट खरीदते तो मान के चलते 10 से 15 साल चलेगी, तो किस बेसिस पे मानते? ये मानते हैं कि बिजनेस लगातार चलेगा, नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला। तो यही अजम्पशन होता है गोइंग कंसर्न। अगर ये अजम्पशन नहीं मानेंगे तो हम जो अकाउंटिंग का अभी तक सीखे वो कैसे कर पाएंगे? नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। हमको बहुत सारी पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है, जैसे डेप्रिशिएशन की पॉलिसी हो गई, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की पॉलिसी हो गई, क्या करना है कैसे करना है, तो उसको हमेशा चेंज नहीं करना है। एक बार जो पॉलिसी डिसाइड कर ली बिजनेस के लिए सही है वही फॉलो करेंगे, अनलेस अदरवाइज कोई मेजर चेंजेस नहीं होती। ये नहीं पॉसिबल है कि आज मन किया ये पॉलिसी, कल मन किया वो पॉलिसी। एक बार जो डिसाइड कर लिया वही पॉलिसी करनी है, अनलेस अदरवाइज कोई बड़ा फॉल्ट है, कोई रेगुलेशन चेंज हुए हैं एंड अदर थिंग्स। नेक्स्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। हमने ये देखा मैचिंग प्रिंसिपल की इनकम और एक्सपेंस को तभी रिकॉर्ड करना है एज एंड व्हेन इनकर्ड रेदर देन ऑन कैश बेसिस, दैट इज एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई भी पॉलिसी सिलेक्ट करें, सबसे पहले तो प्रूडेंस, दैट इज यूज योर माइंड।
ये नहीं कि कुछ भी डिसीजन लेना है, बिजनेस के हिसाब से जो भी परफेक्ट लगे वैसा डिसीजन लेना है अपनी प्रूडेंस को यूज करके। नेक्स्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म। कई बार लीगल टर्म्स में या बुक्स में बहुत कुछ लिखा होता है और प्राइमा फेसी पढ़ने से जो लगे उसका मीनिंग उससे अलग होता है। तो हमको सब्सटेंस को यानी जो उनका मेन मोटिव है उसको प्रेफरेंस देना है रेदर देन कि क्या लिखा हुआ है उस पे, उसके पीछे के मीनिंग को समझ के हमको पॉलिसी डिसाइड करें। नेक्स्ट मटेरियलिटी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए पॉलिसी नहीं बनाते रहना है, मटेरियलिटी का ध्यान देना है। जो मैटर्स जो ट्रांजेक्शन मटेरियल होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है और जो मटेरियल नहीं होते बिजनेस के लिए उतना, क्योंकि लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, 1 रुपए के भी होते हैं लाखों के भी होते हैं, तो क्या मटेरियल है बिजनेस के लिए उसके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना है। नेक्स्ट है एएस एंड इंडेस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखिए पूरी कंट्री में पूरे वर्ल्ड में अकाउंट्स फॉलो करते हैं, तो एक दूसरे से कंपेयर भी करना होता है, हर साल अकाउंट होती है तो पिछले साल से इस साल को भी कंपेयर करने में बहुत कुछ है, और अलग अलग बिजनेस आपस में डील करते हैं, तो अगर वो अलग अलग तरीके से अकाउंट्स बनाएंगे तो कैसे कंपेयर कर पाएंगे। इसलिए कि स्टैंडर्ड सेट किया है कि ये प्रोसेस रूल रेगुलेशन रहेंगे अकाउंटिंग करने के लिए, और उसी रूल रेगुलेशन को कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर that define the basis of accounting policies and practice. Accounting standard improve the transparency of financial reporting in all countries. These are written policy document issued by expert accounting body by the government or other regulatory bodies covering the aspect of recognition, measurement, presentation and disclosure of accounting transaction in the financial statement. अब ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इंडियस क्या नहीं बोला है, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया लेवल पे है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज फॉलो करते हैं आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो उनसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंपैटिबल बनाने के लिए, मैचिंग बनाने के लिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने अकाउंट्स कर सकें, इंडियस लाया गया। ये इफेक्टिव किया गया 1 अप्रैल 2015 से, लेकिन अभी भी पूरे जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स प्रॉपर चैप्टर्स के साथ। उसके पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। अभी तक हमने जो कुछ भी ऊपर में डिस्कस किया उनका बहुत डिटेल में है ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में, जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मैनी मोर। पर जो हमें जानना चाहिए वो ब्रीफ में हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस से, जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, ये सब। देन क्योंकि इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि जनरल लेजर बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा, और अकाउंटिंग के लिए बाकी कॉन्सेप्ट भी समझने के लिए आपको सबसे पहले जनरल और लेजर समझना बहुत ज़रूरी है। Then bank reconciliation statement, inventories, concept of accounting depreciation, bills of exchange, sale of goods, average due date account, current preparation of final accounts, पार्टनरशिप का बहुत कुछ है अकाउंट्स में और आपको बहुत अच्छे से करना है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और हम साथ मिलकर करेंगे, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत मज़ा भी आने वाला है, लेकिन बहुत सीरियसली लेना है अकाउंट्स, रियली वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब अगला सवाल ये है, इतना सब तो हो गया, बुक्स कौन से रेफर करें। बिलीव मी आई से स्टडी मटेरियल इज द बेस्ट बुक अवेलेबल फॉर सीए फाउंडेशन लेवल एटलीस्ट। वो पढ़ के हो जाए और क्वेश्चन लगाने का मन करे तो आप रेफर कीजिए टेक्स्टमैन के स्कैनर या सुचित्रा प्रकाशन के स्कैनर, कोई भी स्कैनर, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन नहीं लगाने, देन फिर भी लगे हमारे पास बहुत टाइम है और पढ़ना है तो पीसी तुलसियान की अकाउंट्स, जिसमें बहुत डिटेल में सब कुछ है। पर बिलीव मी स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विद सम क्वेश्चन प्रैक्टिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। उसी को रिपीटेडली प्रैक्टिस कीजिए और आप बहुत अच्छे से एग्जाम में कर सकते हैं। जाने से पहले ये कहना चाहूँगी, टू मोटिवेट यू, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मतलब आप इतना पैशनेटली पढ़िए, इतने अच्छे से अपना काम कीजिए और इतना खुद पे यकीन रखिए कि ऊपर वाला खुद जो आप चाहते हैं ना आके आपको दे। सो विद दिस
Be motivated, keep studying, believe in yourself. Thank you so